सामान्य जीवन और एक नया घर। साल 2016 की गर्मियों की बात है। मेरा नाम आदित्य है। मैं उस समय मुंबई में रहता था, नौकरी करता था, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने सोचा कुछ महीने आराम करूंगा, घर वापस चला जाऊंगा। मेरा घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में है। शहर का नाम देवनगर है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत शांत और सुंदर जगह है। मैं घर पहुंचा। मेरे माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन एक समस्या थी। हमारा घर बहुत छोटा था और अब मेरी शादी भी तय हो रही थी। इसलिए पिताजी ने सोचा एक नया घर लेते हैं। कुछ दिनों की तलाश के बाद हमें एक अच्छा घर मिला। शहर के बाहरी इलाके में एक नई कॉलोनी में। घर 2 मंजिला था। नीचे हॉल, रसोई और एक कमरा। ऊपर 3 कमरे। घर के सामने एक छोटा सा लॉन था और पीछे एक बगीचा। घर बहुत साफ सुथरा और नया लग रहा था। मकान मालिक ने बताया, यह घर पिछले 2 साल से खाली है। पहले एक परिवार रहता था, लेकिन वे विदेश चले गए। हमने किराया तय किया और अगले ही हफ्ते घर में शिफ्ट हो गए। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। नया घर, नई जगह, शांति थी। हम सब खुश थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें होने लगी। पहली बात, घर हमेशा ठंडा रहता था, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। बाहर 40 डिग्री तापमान, लेकिन घर के अंदर हमेशा एक ठंडक। हमने सोचा शायद घर की बनावट ऐसी है। दीवारें मोटी हैं, लेकिन यह ठंडक सामान्य नहीं थी। यह एक अजीब सी ठंड थी, हड्डियों तक समा जाने वाली। दूसरी बात, घर में हमेशा एक खुशबू रहती थी। पुराने फूलों की खुशबू, जैसे कोई सूखे गुलाब रखे हों, लेकिन हमने कहीं भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। तीसरी बात, रात को सोते समय अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई ऊपर वाली मंजिल पर चल रहा हो, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं रहता था। वहां सिर्फ सामान पड़ा था। मैंने पिताजी से कहा। उन्होंने कहा शायद चूहे हैं या फिर पाइपलाइन की आवाज, लेकिन मुझे लगता था कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक रात मैं देर से सोया। लगभग 2 बजे का समय था। मैंने साफ सुना सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज। धीरे धीरे, एक के बाद एक कदम। मैं चौंक कर उठ बैठा। मेरा कमरा नीचे था। सीढ़ियां ठीक मेरे कमरे के बाहर से शुरू होती थीं। मैंने दरवाजा खोला, बाहर झांका। अंधेरा था। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा कोई है ऊपर, मेरी तरफ देख रहा है। मैंने स्विच ऑन किया। लाइट जली। कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सीढ़ियां। मैं वापस कमरे में आया, लेकिन नींद उड़ चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें बंद की। तभी मैंने एक और आवाज सुनी, रसोई से आती हुई, जैसे कोई चम्मच से बर्तन हिला रहा हो। मैं फिर उठा, रसोई की ओर गया। दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई। सब कुछ सामान्य था। बर्तन अपनी जगह पर, सब कुछ ठीक। लेकिन फिर मेरी नजर फर्श पर पड़ी। पानी के छींटे थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से हाथ धोकर गया हो। मैंने पूरे घर का चक्कर लगाया। सब दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। कोई अंदर नहीं आ सकता था। तो फिर यह पानी कहां से आया? मैं समझ नहीं पाया। सुबह मैंने यह बात पिताजी को बताई। उन्होंने कहा, तुम सपना देख रहे थे या फिर तनाव में हो। लेकिन मैं जानता था, सपना नहीं था, यह सच था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तो अभी आना बाकी था। वह 8 फीट लंबी औरत जो कुछ ही रातों में मेरे सामने आने वाली थी। पहला अजीब संकेत उस घटना के बाद मैं और सतर्क हो गया। रात को जागता रहता, हर आवाज पर ध्यान देता, लेकिन कुछ दिन तक सब शांत रहा। फिर एक रात मेरी बहन ने कुछ देखा। उसकी उम्र 15 साल थी। वह ऊपर वाले कमरे में सोती थी। एक रात वह रोती हुई नीचे आई। उसने बताया, उसने खिड़की से बाहर देखा। बगीचे में कोई खड़ा था, बहुत लंबा, इतना लंबा कि उसका सिर पहली मंजिल की खिड़की तक पहुंच रहा था। मैंने पूछा, कोई आदमी था? उसने कहा, नहीं, औरत थी, लंबी सी सफेद साड़ी पहने हुई। चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि वह बहुत ऊंची थी। मैं ऊपर गया, टॉर्च लेकर बगीचे में गया। कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों की छाया। लेकिन फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी। कुछ निशान थे, बड़े बड़े पैरों के निशान, इतने बड़े कि मैं हैरान रह गया। एक सामान्य इंसान के पैर से 2 गुने बड़े, और वे निशान सीधे घर की दीवार तक जा रहे थे, जैसे कोई दीवार के पास खड़ा हो गया हो। मैंने निशानों को मापा। लगभग 18 इंच लंबे, यानी कम से कम 8 फीट लंबे इंसान के पैर।
मैं डर गया। अगली सुबह मैंने पिताजी को निशान दिखाए, वह भी चौंके, लेकिन फिर बोले, शैयारें किसी ने मजाक किया है या फिर कोई जानवर के निशान हैं। लेकिन मैं जानता था कोई जानवर इतने बड़े निशान नहीं छोड़ता और न ही सीधे दीवार तक जाता है। उस दिन शाम को हमने पड़ोसियों से बात की। पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला थी, शांता देवी, उम्र लगभग 70 साल। उन्होंने हमारा घर देखा और एक अजीब सी बात कही, तुम लोग इस घर में रहते हो? हमने हाँ कहा। वह बोली, कितने साल से? हमने कहा, 1 महीना हुआ है। उनकी आंखों में एक डर दिखाई दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और वह अंदर चली गई। मैंने महसूस किया वह कुछ जानती है, लेकिन बताना नहीं चाहती। उस रात मैंने फैसला किया, मैं पूरी रात जागूंगा, देखूंगा क्या होता है। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बगीचे पर नजर रखी। रात के 11 बजे, सब सो चुके थे, हवा में सन्नाटा था। तभी मैंने एक आकृति देखी। बगीचे के सबसे दूर कोने में सफेद रंग की आकृति, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि पेड़ों से भी ऊंची। मेरी सांस रुक गई। वह आकृति हिली और हमारे घर की तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। मैं खिड़की से सटकर देखता रहा। वह आकृति घर के पास आ गई। अब मैं साफ देख सकता था, यह एक औरत थी, लेकिन इतनी लंबी कि उसका सिर पहली मंजिल की खिड़की के बराबर था। उसने अपना सिर घुमाया और सीधे मेरी खिड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, सिर्फ काले खाली आंखों के गड्ढे और एक खुला मुंह जिसमें से कुछ नहीं निकल रहा था। मैं हिल नहीं सका, बोल नहीं सका। वह औरत खिड़की के पास आई और अपना हाथ उठाया, एक लंबा पतला हाथ। उसने खिड़की के शीशे पर हाथ रखा और फिर वह गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई। मैं वहीं बैठा रहा, पसीने से भीगा हुआ, दिल तेजी से धड़क रहा था। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। मैं उठा और खिड़की के पास गया। शीशे पर कुछ था, हाथ का निशान, एक बहुत बड़े हाथ का निशान जो धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कंडेंसेशन गायब होता है। मैंने तुरंत पिताजी को जगाया, सब कुछ बताया। वह मेरे साथ ऊपर आए, लेकिन अब कुछ नहीं था, सिर्फ सामान्य खिड़की। पिताजी ने कहा, तुम थक गए हो, आराम करो। लेकिन मैं जानता था, मैंने जो देखा वह सच था। 8 फीट लंबी औरत जो हमारे घर आई थी और शायद अभी भी यहीं है, कहीं छिपी हुई, हमें देख रही है, अगली रात का इंतजार कर रही है जब वह फिर आएगी। और इस बार शायद अंदर आ डर का बढ़ना, उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सब जानते थे कुछ गलत है। पिताजी ने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर देखा, पूजा पाठ किया, कहा घर में नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने कुछ ताबीज दी और कहा, रात को भगवान का नाम लेते रहना, लेकिन मुझे लगता था यह काम नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ भी था वह बहुत शक्तिशाली था। कुछ दिन शांत रहे, फिर घटनाएं फिर शुरू हुई। अब सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी। एक दिन दोपहर को मैं अकेला घर में था। मां बाजार गई हुई थी, पिताजी ऑफिस, बहन स्कूल। मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, ऊपर से, जैसे कोई फर्नीचर खींच रहा हो। मैं ऊपर गया। सब कमरे खाली थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह कमरा सबसे आखिरी में था, जहां हमने अभी तक सामान भी नहीं रखा था। मैं अंदर गया। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के पास फर्श पर कुछ था, पानी के छींटे और उनमें पैरों के निशान, बड़े बड़े पैरों के निशान, जो खिड़की से शुरू होकर कमरे के बीच में जा रहे थे और फिर वापस खिड़की की ओर, जैसे कोई अंदर आया हो, घूमा हो और वापस चला गया हो। लेकिन खिड़की बंद थी, 10 फीट ऊपर थी। कोई अंदर कैसे आ सकता था? मैंने खिड़की खोली, बाहर देखा, नीचे बगीचा था, कोई सीढ़ी नहीं थी, कोई पेड़ नहीं था खिड़की के पास। तो फिर मैंने पड़ोस में जाकर शांता देवी से बात करने का फैसला किया। वह अकेले रहती थीं, उनके बच्चे दूर शहर में रहते थे। मैं उनके घर गया, दरवाजा खटखटाया। वह बहुत देर बाद आई, उनका चेहरा उदास लग रहा था। मैंने अंदर आने की अनुमति मांगी, वह चुपचाप अंदर ले गईं। उनका घर बहुत सादा था, पुराने फर्नीचर, पुरानी तस्वीरें। मैंने सीधे पूछा, देवी जी, आप हमारे घर के बारे में कुछ जानती हैं? वह चुप रहीं, फिर बोली, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने सब कुछ बताया। लंबी औरत,
पैरों के निशान, रात की आवाजें, उनकी आंखें भर आईं। वह बोली, मैं जानती थी एक दिन तुम आओगे पूछने। मैंने कहा, क्या है बात? उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत साल पहले जब यह कॉलोनी नहीं बनी थी, यहां एक बड़ा सा बंगला था। उस बंगले में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और 2 बच्चे। पत्नी का नाम था सावित्री। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन एक बीमारी थी उसे, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। सावित्री का कद बढ़ने लगा, पहले 6 फीट, फिर 7, फिर 8। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लोग उसे देखकर डरते थे, बच्चे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया, बच्चों को लेकर चला गया। सावित्री अकेली रह गई उस बंगले में, अकेलेपन और दर्द में। फिर एक रात शांता देवी रुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, उसने खुद को फांसी लगा ली उस बंगले के बगीचे में, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस जमीन पर उसे मेरा दर्द झेलना पड़ेगा, मेरी अकेलापन झेलना पड़ेगा, और मैं हमेशा यहां रहूंगी। उसके बाद बंगला तोड़ दिया गया और नई कॉलोनी बनी, लेकिन सावित्री की आत्मा नहीं गई। वह अभी भी यहां है, उसी जमीन पर, और वह नए लोगों को डराती है ताकि वे भी उसकी तरह अकेले हो जाएं। मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। शांता देवी ने आगे कहा, तुमसे पहले भी 3 परिवार आए, सबने कुछ महीने बाद घर छोड़ दिया। सबने वहीं देखा, 8 फीट लंबी औरत सफेद साड़ी में। मैंने पूछा, आप क्यों नहीं चली गई? वह बोली, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे कहां जाना है, और सावित्री मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि मैं उसके दर्द को समझती हूं। लेकिन तुम लोग नए हो, तुम्हारे पास पूरा परिवार है, वह तुमसे ईर्ष्या करती है, इसलिए डराती है। मैं घर लौटा, सब कुछ बताया। पिताजी ने कहा, हमें यह घर छोड़ना होगा, लेकिन समस्या थी, हमने 1 साल का किराया पहले ही दे दिया था और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि नया घर ले सकें। हमें कम से कम 6 महीने और यहां रहना था। 6 महीने उस आत्मा के साथ जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उस रात मैंने फिर से उसे देखा, खिड़की के बाहर। वह सीधे मेरी ओर देख रही थी और इस बार उसके चेहरे पर एक भाव था, दुख का भाव।